9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी बदलाव हो गया। सत्ता दल से लेकर विरोधी दल तक सब लोग अपनी लाइन और लेंथ को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो हमले एक दूसरे पर हो रहे थे, सत्ता और विपक्ष के, इंडिया और एनडीए के, वो अब एक तीसरे दल पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? और मीडिया जो कि उस दल को चिमटे से भी नहीं छूता था, वो मीडिया भी उस दल की अब खूब चर्चा कर रहा है। बिल्कुल। तो 9 अक्टूबर को जो महारैली हुई, वैसे तो थी मान्यवर कांशीराम को याद करने के लिए बुलाई गई वो भीड़ थी, जिसको संबोधित करते हुए बहन जी ने तमाम राजनीतिक टिकवा टिप्पणियां की और मान्यवर कांशीराम के संघर्षों के बारे में बात की। लेकिन मीडिया, पक्ष और विपक्ष तीनों ने ऐसा हमला किया कि वो एक इतना बड़ा इवेंट बन गया कि उसे सबसे बड़ा राजनीतिक इवेंट अब कह सकते हैं, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद उत्तर प्रदेश की तो राजनीति बड़ी बदली बदली सी लग रही है। उसमें हुआ क्या कि बहन जी ने शुरुआत की इस बात से कि इस पार्क स्मारक की तैयारी सालों साल से नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो क्या करती थी कि इसके आने वाले पैसे को रख लेती थी या हिसाब नहीं देती थी, इस काम में नहीं लगाती थी। तो उसके जब पुनर्जीवित करने के लिए उस स्मारक को उसमें पैसे नहीं लगाती थी, तो इसलिए हमारी नाराजगी उस सरकार से है और इस सरकार का आभार कि इसने ये काम किया। इतना सुनते ही गोदी मीडिया गदगद हो गया और वो जश्न मनाने लगा कि मायावती लाखों लोगों की भीड़ के सामने कह रही हैं कि योगी सरकार बहुत अच्छा काम की। उन्होंने तो कहा ही नहीं कि अच्छा काम की, आगे उन्होंने क्या क्या बोला है योगी सरकार पर सोचिए। उन्होंने तो कहा कि इस पार्क स्मारक को कंपैरेटिवली पिछली सरकार के मुकाबले इसने टाइम पे रख रखाव करके मुझे दे दिया, इस बात के लिए आभार। ये एक जस्ट वो जेस्चर था कि जिसे सामान्य शिष्टाचार कहते हैं। लेकिन अब उसकी वजह से देश भर की मीडिया में स्पीच चलते चलते ही गोदी मीडिया ने पहुंचा दिया। उसके बाद उन्होंने भाषण में क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि राशन बांट के अपाहिज कर रही है सरकार, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको एम्पावर करेंगे। वो कहती है पहलगाम जैसे आतंकी हमले सरकार की चूक है, स्ट्रेटजिक चूक है। वो कहती हैं कि ये योगी सरकार में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की मतलब स्थिति बनी हुई है। वो यहाँ तक इस बात को कहती हैं कि सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों को हमारे पीछे छोड़कर भाजपा ने जो काम किया वो मुझे अपमानित करने वाला था और राजनीतिक रूप से कमजोर करने वाला था। वो भाजपा पर जबरदस्त हमले बोलती हैं, लेकिन वो परहेज नहीं करती हैं कांग्रेस पर हमला बोलने से, उसे जातिवादी बताने से। वो परहेज नहीं करती हैं समाजवादी पार्टी के नेता पर, अखिलेश यादव पर हमला करने से। उन्हें बताती हैं कि पीडीए का जो बात आप कर रहे हैं उसमें जो पिछड़ा समाज है वो कितना आपसे जुड़ा है, और खासकर जिस दलित समाज की बात कर रहे हो उसके तो सबसे बड़े नायक, वैसे तो पिछड़े समाज के भी बड़े नायक हैं मान्यवर कांशीराम, उन्होंने सबको एम्पावर किया, लेकिन दलित समाज की तो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ देने वाले रहे। तो उन्हीं समाज के लोगों की मेजोरिटी जो भीड़ खड़ी थी उनको संबोधित करके वो बता रही हैं कि आपके पार्कों स्मारकों के साथ किस तरह दुर्व्यवहार किया जाता था। आप मान्यवर कांशीराम के नाम पे बने जिले का नाम क्यों बदल दिया जाता था, स्कूल कॉलेज जो बने थे उनकी और योजनाओं के नाम क्यों बदल दिया जाता था। उस बयान को लेकर के जिस तरह से पहले राइट विंगर मीडिया बढ़ा, जो टीवी मीडिया और अखबार है, और फिर लिबरल कहे जाने वाला मीडिया, यूट्यूबर, तमाम भाजपा की बी टीम, ये इन्होंने इतना प्रचार कर दिया कि वो 15 लाख की भीड़ से वो 15 करोड़ में एक ही दिन के अंदर कैसे पहुंच गया नहीं पता। ये 15 करोड़ भी मैं बहुत बैलेंस कर रहा हूं, मुझे लगता है देश का हर आदमी देख लिया होगा या को जान गया। देश में 50-60 करोड़ लोग, आधी आबादी से ज्यादा लोग तो रोज न्यूज देख ही रहे हैं आज के टाइम में, इंटरनेट के जमाने में। तो इतने लोगों में विस्तार के लिए बीएसपी के पास कोई मीडिया, सोशल मीडिया नहीं था, इन्होंने पहुंचाया। अब उसमें बदनामी भी हुई, नाम भी हुआ। बदनामी ये रही कि घिसी पिटी बाइनरी की बीजेपी की बी टीम, नाम ये रहा कि उसी बहाने लोग सुनने देखने की इतना बड़ा जनसैलाब। 15 लाख लोग कहाँ से इतने लोग कैसे आ सकते हैं? नरेंद्र मोदी कभी नहीं इकट्ठा कर सकते, योगी आदित्यनाथ कभी इकट्ठा नहीं कर सकते, अखिलेश यादव नहीं कर सकते। इसलिए जो तमाम लोग नाराज होकर कह रहे हैं 37 सांसदों वाली पार्टी जब चाहेगी कर लेगी, ऐसा नहीं है। 300 सांसदों वाली पार्टी भाजपा भी नहीं कर पाती। कम से कम ऑर्गेनिक तो मासेस नहीं आ सकती, क्योंकि उस तरह का इमोशनल लगाव नहीं है ना किसी के लिए। ये नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण के दिन, पुण्यतिथि के दिन, बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ी रैली बुलाई। इस रैली को महारैली कहा जा रहा है। इस रैली को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संबोधित किया। इस रैली के बाद से उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है
वो बदलता दिख रहा है। जो चर्चाएं हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में वो काफ़ी हद तक बदल गई है। जो आरोप लगाने का तरीका है और जो दौर है वो भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट समर राज मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या ये रैली मात्र एक आयोजन होकर रह जाएगा या फिर ये रैली उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई इबारत लिखेगी, क्योंकि जो क्राउड वहां पर पहुंचा, जो भीड़ वहां पर पहुंची, उसकी जो तस्वीरें सामने आई, उसने एक तरीके से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लोग कहने लगे कि जिस पार्टी के पास 1 सीट विधानसभा में है और 0 सीट लोकसभा में है, वो इतनी भीड़ कैसे जुटा सकती है। तो वहीं दूसरी ओर जो विपक्षी दल थे उनका रवैया भी बहुजन समाज पार्टी को लेकर बदल गया। इस पूरे मामले में समर, आपने वो रैली देखी होगी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और वो रैली आपने देखी होगी, उस रैली के जरिए जो चीजें बाद में उस रैली के बाद में आई, जिसमें कहा गया कि जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोली तो उन्होंने भाजपा पर कम हमला किया, सपा पर ज्यादा हमला किया, कांग्रेस पर ज्यादा हमला किया। उसके बाद जो हम पैटर्न भी देखते हैं विपक्षी दलों का, तो बीजेपी की ओर से उतना हमला नहीं किया जा रहा है। और सपा और कांग्रेस, जो कि हालांकि तीनों ही पार्टियां बसपा को फ्रेम में नहीं समझती थी, लड़ाई में नहीं समझती थी, अब जो दोनों पार्टियां हैं वो खुलकर हमला कर रही हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या मात्र ये 9 अक्टूबर एक आयोजन था, या फिर जो बात कही जा रही है कि बीएसपी ने अपनी शक्ति दिखाई है और उसके बाद बीएसपी जो है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी कुछ बदल सकती है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि वो आयोजन 9 अक्टूबर के मौके पर था, तो मान्यवर कांशीराम को याद करने का दिन था। तो बहन जी के अलावा उनके साथ साथ कितने लोग एकजुट होकर के इतनी दूर यात्रा करके, तमाम कष्ट सह करके वहां पहुंच करके उस रैली को सुनना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे। इससे एक अंदाजा लगा कि लाखों लाख की संख्या में जब लोग हैं, यानी कि वो अलग अलग गाँवों से, अलग अलग जगहों से आए हैं, तो प्रदेश भर में लगभग हर दूसरे तीसरे चौथे घर पर ऐसे भी कम से कम 80 समाज के लोग तो हैं ही। वैसे तो आए तो सारे समाज के लोग थे, लेकिन कम से कम 80 समाज के लोग तो वहाँ हैं ही, जो अभी मान्यवर कांशीराम के लिए, उनके नाम पर, उनके इमोशंस के साथ, उनकी विचारधारा के लिए कहीं भी सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करने, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। तो इससे एक चीज़ देखी जाती है। बाकी उसे डिवाइड करेंगे 403 सीटों में, तो कुछ हज़ार वोट पर विधानसभा सीट होगी, तो उससे रिजल्ट नहीं आ जाता। पूरा मामला इस बात पे है ही नहीं कि भीड़ की संख्या कितनी थी। भीड़ की संख्या ने उस डिबेट को बस शुरू किया कि अरे इतनी बड़ी जनसभा आ गई है, उससे क्या होगा। उसके बाद असली काम कर दिया इस देश की मीडिया ने। पहला काम किया, जो बीजेपी माइंडेड है, जो गोदी मीडिया है, वो ले बढ़ी, क्योंकि भाषण की शुरुआत में ही बहन जी ने कह दिया कि इस पार्क के रख रखाव के लिए, इस आयोजन के अनुकूल बनाने के लिए और पार्क के टिकट का पैसा पार्क में ही लगाने के लिए योगी सरकार का आभार। इतना सुनते ही तो बाँछें खिल गई पूरी गोदी मीडिया की। उसे इतना अच्छा लगने लगा कि जैसे हम योगी जी करते रहते हैं, लगता है कि आगे भी कोई योगी जी करने के लिए हमें मिल गया है, और अब यहाँ बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता के जरिए हम ये कहलवा और दिखा देंगे। तो उतने में ही खुशी के मारे सुबह ही सबसे पहले 10 मिनट के अंदर पूरे देश भर की मीडिया ने चला दिया। लेकिन स्पीच के अगले हिस्सों में वो वही काम करती दिखी जो एक विपक्षी नेता को करना चाहिए। वो क्या की, उन्होंने मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा हमला भारतीय जनता पार्टी पे बोला। उन्होंने बोला कि फ्री राशन दे करके अपाहिज बना रही है भाजपा की केंद्र सरकार। यूपी की कानून व्यवस्था पर बोली, और इसके साथ साथ वो सबसे ज़्यादा जिस पर्सनल अटैक पर बोलती हैं, वो क्या कहती हैं कि सीबीआई, ईडी समेत तमाम एजेंसियों को मुझ पर छोड़ करके न सिर्फ परेशान बल्कि मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी जी। वो इस तरह के लगभग 7 से 8 बड़े मुद्दे, बड़े आरोप और बड़े राजनीतिक हमले बोलती हैं भाजपा पर। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कैसे बन गया कि वो अखिलेश यादव को कह रही हैं कि कांशीराम जी के नाम पर जो पार्क बना था, उसके रखरखाव और उसके टिकट के पैसों का सही जगह नहीं लगाने की वजह से वो जो नाराजगी व्यक्त कर रही थी। तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी, क्या था, मौका क्या था, वो 9 अक्टूबर कांशीराम जी का उनकी पुण्यतिथि थी। तो उनकी पुण्यतिथि पर अगर जुटे हैं, उस मौके पर जुटे हैं, तो सबसे ज्यादा याद कौन सा प्रसंग करेंगे कि उनकी पुण्यतिथि पे उस पार्क का आयोजन क्यों नहीं हो पा रहा था, या फिर क्या विवाद हुए थे। एक बात तो
उस पर हमला बोलना इसलिए जरूरी था। दूसरा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी पर राजनीतिक टोन क्यों रखी, यहाँ तक कि दोगला जैसे शब्द क्यों जी, इस्तेमाल बिल्कुल। किया। तो एक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि पीडीए जो है वही कांशीराम जी का जो बहुजन है, वही अखिलेश जी का पीडीए है। तो पीडीए की अपनी एक कोशिश स्टेब्लिश करने की कोशिश में लगी है समाजवादी पार्टी, लेकिन जो बहुजन की एक अवधारणा है वो इतनी बृहद है, इतनी व्यापक है, इतनी लोगों की नसों में समा चुकी है कि उसे अब किसी और नाम से टैग देने की जरूरत नहीं है। तो उनको पृथक करना था, अलग करना था। तो अलग करने के लिए उन्होंने इतने तल्ख तेवर अपनाते हुए इस तरह के बयान दे लेकिन दिए। एक चीज ये कही जा रही है कि जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हम्म। वो जो एक क्लिप काट कर चलाई गई, हम्म। और उस क्लिप काट कर चलाना और उसका प्रसारित मेन स्ट्रीम मीडिया से किया गया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, और जो लिबरल मीडिया अपने आप को कहता है, उसके द्वारा भी वही नैरेटिव जो है चलाया गया। और दूसरे हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो आईटी सेल था, जो अब तक बसपा को लड़ाई में तक नहीं मानता था, जो ये कहता था कि ये लोग क्या ही कर लेंगे, ये पार्टी क्या ही कर लेगी, उनका एकदम से हमलावर हो जाना। तो क्या ये जो हमलावर होना था ये इस वजह से था कि बहन जी आभार व्यक्त कर रही थी भाजपा का, या फिर ये हमलावर होना इस वजह से था कि जो पीडीए की अवधारणा, जो पीडीए बनाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की, ये रैली कहीं ना कहीं उस पीडीए पर असर डाल रही थी? बिल्कुल असर तो हर चीज पर डालेगी ही आगे के राजनीतिक घटनाक्रमों में, लेकिन वो हमला सोचिए, बहन जी ने तो 10-15 लाख जो लोग इकट्ठा रहे होंगे उनको बताने के लिए वो बात कही, लेकिन उसको मीडिया ले बढ़ा और उसने बताया कि कैसे योगी की तारीफ हो रही है। फिर काउंटर में लिबरल कहे जाने वाला मीडिया, जो अधिकतर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के समर्थित है और उसके प्रो बातें करता है, वो लगातार हमला करने लगा। बीजेपी की बी टीम एक्सपोज हो गई। तो इससे निगेटिव ही सही, लेकिन एक चर्चा छिड़ी। लेकिन उसमें समस्या क्या है कि उसके बहाने जिन लोगों ने पूरी स्पीच सुनी होगी उन्हें तो सब कुछ मिला। उसमें तो दलित विमर्श भी मिला, उसमें तो महापुरुषों के सम्मान की बात भी मिली, उसमें तो राशन के नाम पर कैसे अपाहिज बनाया जा रहा है वो बात भी मिली, उसमें तो पहलगाम पर नाकामी भी मिली, उसमें सीबीआई ईडी जैसी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल की बात मिली, उसमें ये तक मिला कि किस तरह से जातिवादी पार्टियां आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक वंचित समाज के लोगों को, खासकर दलित समाज के नेतृत्व वाली पार्टियों को, नेताओं को कैसे परेशान करती हैं। तो उस बात को पहुंचाने में बड़ी मददगार भी रही। ट्रोलिंग के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष ये होता है कि बदनामी होती है, दूसरा पक्ष ये होता है कि उसको मजबूती मिलती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी रणनीतिक चूक मैं देखता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उन लोगों की, जो इसे डेस्परेटली उसे फैलाने में लग गए। वो क्या करने लगे कि बस एक क्लिप के जरिए लग गए कि ये देखो उन्होंने क्या कहा है। तो अगर वो सरकार की तारीफ कर रही होती तब तो फिर लगता कि हाँ भाई, गवर्नेंस को क्यों क्लीन चिट दे रहे हो। दूसरी बात कि सरकार के अलावा अगर वो योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद दे रही होती कि अगली बार आप ही मुख्यमंत्री बनिए, हमारे तो उतने विधायक नहीं आएंगे, तब ये बयान समकालीन समकक्ष किसके बनता? मुलायम सिंह यादव जी के, जो वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि अगली बार भी आप प्रधानमंत्री बनिए, हमारी उतनी सीटें नहीं आ पाएंगी। ये लाइन मैं बहुत बाद में सुना, अभी 2-3 साल बाद। मुझे लगा बस इतना ही शुभकामनाएं ही दिए हैं कि जब अभी मैं क्लिप सुना, तमाम लोग डालने लगे, तब मैं सुन रहा हूँ कि उसके आगे की लाइन, और सोनिया जी कितनी असहज हो जाती हैं, तो वो उस लेवल का बयान तब जाता, अभी उससे 3 डिग्री नीचे है ना। बयान वहां क्या था? पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव जी का बयान था कि प्रधानमंत्री जी आप फिर से प्रधानमंत्री बनिए। फिर आगे की लाइन बोलते हैं कि हमारी तो उतनी सीटें नहीं आएंगी, जबकि सपा बसपा गठबंधन को गोदी मीडिया कहे जाने वाला इस टीवी मीडिया ने एक तरफा कहा था कि 50 से ज्यादा लोकसभा सीटें आ रही हैं, ओपिनियन पोल में ये कह रहे थे। तो ऐसे टाइम में ये कह देना एक तरह का लोगों के उस विचार को मान्यता देना था कि मोदी अजय हैं। फिर खैर उसके बाद शायद उसी शाम में पुलवामा की हमला हुआ, और फिर उसके बाद पहलगाम, और पुलवामा के बाद जो बालाकोट वगैरह हुआ, तो उससे रिजल्ट बदल गया। मैं इस बात को फिनिश करता हूं। तो जो नेताजी ने कहा उसकी डिग्री इंटेंस और टॉप की थी कि किसी को आप आशीर्वाद दे रहे हो और उसके साथ उसके साथ सीट समीकरण बता रहे हो और अपने गठबंधन को, अपनी पार्टी को कह रहे हो कि हम उतना नहीं पाएंगे। ये था। उससे भी छोटी डिग्री ये होती कि अगर बहन जी ये कहती कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छे से चला रहे हैं, उनके समय में सुशासन है, उनके समय में बहुत अच्छी गवर्नेंस हो रही, तब भी ये माना जाता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बी टीम कहीं कोई साठगांठ तो नहीं, कहीं ईर्षा जलन द्वेष में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा से अलाई तो नहीं होने जा रही। ये भी होता, तब भी हम इसका तार्किक मूल्यांकन कर सकते थे। वो एक बाकायदा रेफरेंस दे रहे हैं, संदर्भ दे रहे हैं कि जिस पार्क में हम इकट्ठा हुए हैं, इस स्मारक को जब टिकट लागू किया गया तो उस टिकट के पैसों का हिसाब नहीं किया गया और उससे इसकी मरम्मत और इसकी देख रेख का काम नहीं हुआ। तो अब वाली सरकार ने इतना कर दिया, इस बात के लिए आभारी। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बवाल करना चाहिए था। इतना बवाल करके एक अलग ही मुझे लगता है कि एक निगेटिव लेकिन इस पे एक रिस्पॉन्स हम और देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो
इस चीज को भी भुनाने में लगी हुई है। मैं बीजेपी की ओर से उनके नेता की प्रतिक्रिया देख रहा हूँ, इस रैली को लेकर उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया जिन्होंने कहा कि सपा बसपा तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन भाजपा के किसी बड़े नेता का इस पर बयान ना आना, क्या भाजपा भी इस नैरेटिव में शामिल है कि वो इस जरिए अपना मौका भुना ले जाए? भाजपा के लोग मुझे लगता है शेफोलॉजी यानी चुनाव विश्लेषण विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते, चुनावी पैटर्न को पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं। हो सकता है कि लगातार जीत की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मूर्खता कर रहे होंगे। वजह बता दे रहा हूँ, जब जब बीएसपी अपना वोट बैंक वापस पाई है, जब जब बीएसपी का वोट बैंक बढ़ा है, भाजपा का वोट बैंक बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरा है। आप जब भी देखेंगे, चाहे वो 1997 में बढ़ना हो, 2002 में बढ़ना हो, 2007 में पीक पे जाना हो, 2009 में लोकसभा में पीक पे जाना हो, जैसे जैसे बीएसपी बढ़ती चली गई वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी नीचे होती चली गई। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है। अगर उसके नेता इस बात का जश्न मना रहे हैं कि अगर बीएसपी रिवाइव करती है तो मेरे लिए बड़ी किस्मत खुल जाएगी, या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन अच्छा किया था उसके डर में हो कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा हार जाए तो उसमें एक तीसरा प्लेयर आ जाएगा, तो एक कैलकुलेटिव मैं बात बता दे रहा हूँ, मुश्किल से 5-7% वोट सपा की साइड से आएंगे, क्योंकि अभी इतना ही गया है एससी समाज या बहुजन लाइन की पॉलिटिक्स करने वाले, उधर एक कोर वोट है। और तब तक अभी मुस्लिम वोटों में बहुत बड़ा बिखराव अभी तो नहीं दिख रहा है, और फिर भी जब माहौल बनेगा तो उसका देखा जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर जो अम्बेडकराइट, दलित बहुजन लाइन, मान्यवर कांशी राम के नाम पर जो गए हैं वो तो मैक्सिमम 5% लोग हैं उधर। भाजपा में कम से कम 10% है, अति पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग कम से कम 10% इस हालत में, पहले तो लगभग पूरे 15% ले गई थी भाजपा। तो जो बीएसपी का एक बेस गया है, जो उसका जितना समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ गया है उससे 2 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। और कोई वजह नहीं है, बीएसपी ने या बहन जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि उस काम से नाराज होके गए हैं। उनको लग रहा था कि हमारी पार्टी लड़ाई में नहीं है, उनको लग रहा था कि हमारी नेता उस एनर्जी के साथ नहीं आ रही हैं। हालांकि उनका तरीका अलग था, बावजूद उसके अगर उनको ये भ्रम था कि नहीं हो रहा है, तो अब मीडिया कवरेज, मीडिया हाइप और उनका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बदल देने की वजह से, उनकी भाषा देखे होंगे भाषण में किस तरह से बदली हुई थी, तो अगर अब उसके जरिए वो लोगों में पहुंचेंगी तो फिर जो वोट वापसी होगी सपा से ज्यादा 2 गुना घाटा भाजपा को होगा। और अगर इसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेन चीज मैं ये देख रहा हूँ, जिस तरीके से ये चीजें नरेट हुई और हम देखते हैं सोशल मीडिया पर उस दिन डिबेट्स हुए और उसमें चर्चा बसपा की हो रही थी, लेकिन उन डिबेट्स में बसपा के प्रवक्ता नहीं थे। तो हम लोग देखते हैं कि बसपा के प्रवक्ता उस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में और लिबरल मीडिया में नहीं जाते हैं। तो इसका क्या नुकसान बहुजन समाज पार्टी को होता आपको दिखेगा? और ये जो नैरेटिव की लड़ाई है जो हर बार दिखाई देती है, इसको अगर कहीं चुनाव से देखें, 22 का चुनाव, 24 का चुनाव, कि एक नैरेटिव जो है वो बना कि चुनाव जो है वो बाइपोलर हो रहा है, 2 ध्रुवों में हो रहा है, और अपना कोर वोट बैंक जो बीएसपी का हुआ करता था वो भी कहीं ना कहीं आपने कहा कि शिफ्ट हुआ, कि वो जो बहुजन लाइन पर, जो कांशीराम की लाइन पर, अम्बेडकर की लाइन पर जो लोग पॉलिटिक्स करते थे वो उधर चले गए। तो क्या ये नैरेटिव की लड़ाई जो है उसमें कहीं बीएसपी पीछे आपको रहती हुई दिखाई दे रही है? नैरेटिव की लड़ाई में बीएसपी पीछे नहीं है, इस देश की सबसे पीछे की पार्टियों में है। 1-2 पार्टियां ही हैं जो नैरेटिव की लड़ाई में, जैसे नीतीश कुमार की है, और 1-2 ही पार्टियां पूरे देश में मिलेंगी जहां पर मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाने में बीएसपी बहुत पीछे है। वजह यही रही कि लगभग 12 साल 13 साल पीछे रही। देश भर की सारी पार्टियों ने 2011, 12, 13 में अपना मोड ऑफ इलेक्शन कैंपेन बदल लिया, अपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन बदल लिया, अपनी बात कहने का तरीका बदल लिया। बीएसपी ने नहीं बदला। यहाँ तक कि जो पहले एग्जिस्टिंग कुछ 4-6 बड़े प्रवक्ता हुआ करते थे, अब वो भी नहीं है। मुझे लगता है कि जो एक आधिकारिक प्रवक्ता हुआ करते थे दिल्ली में, अब वो भी सक्रिय नहीं दिखते हैं, आपने देखा होगा। तो ये एक समस्या तो आई है, कम्युनिकेशन गैप से एक समस्या आती है, और वो समस्या खुद विधिक रणनीतियों के हैं। इसके लिए किसी विपक्षी दल या किसी और दल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वो अपना कैलकुलेटिव माइंड होता है कि मीडिया के बहिष्कार किया जाए कि ना किया जाए। 1996 में जब बृहद रूप से बसपा का इस तरह का संविधान बन रहा था, जिसपे बार बार मान्यवर के भाषण हैं और बहन जी के तमाम भाषण हैं, उस समय जब मीडिया का सबसे ज्यादा बहिष्कार या विरोध किया जा रहा था, तब की और अब की सिचुएशन में अंतर है। तब मीडिया का विरोध या बहिष्कार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि मीडिया जो है, टीवी और अखबार जो है, वो ऊंची जातियों के और बड़े घरानों के लोग ही करते थे। तो पूंजीवाद और जातिवाद का एक नेक्सस हुआ करता था। तब मीडिया का कंटेंट कंज्यूम करने वाले भी, टीवी और अखबार को पढ़ने देखने वाले लोग, पर्टिकुलर कास्ट के 2-4-10 करोड़ लोग थे जो तमाम प्रिविलेज कंडीशन से आते थे, जो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर नहीं थे। सिचुएशन बदल गई। बदली कब? अभी 2016-17 के बाद, जब फ्री इंटरनेट आया, जब अनलिमिटेड इंटरनेट आया, उसके बाद जब सब जगह जा चुका था इंटरनेट कनेक्शन, सारा न्यूज, उसके बाद अब अचानक से
जगह जगह, गली गली, गांव गांव, झुग्गी झोपड़ी तक इंटरनेट के जरिए खबरें जाने लगी हैं। तो पहले जो पूरे मीडिया के लगभग 100 साल के सफर में, साहित्य से लेकर अखबार से लेकर टीवी के जरिए, जो 100 साल में लगभग 15-17 करोड़ लोगों तक मीडिया गया था, पिछले 6-7-8 सालों में वो लगभग 100 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। और ये 100 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, इसमें आधा से ज्यादा हिस्सा बहुजन समाज का है जो नया बना है। मुझे लगता है 80% जो नए ऑडियंस बनी है वो बहुजन समाज के हैं। तो उनसे कम्युनिकेट करने में एक चूक हुई है बीएसपी से, और वो अभी बहुत पीछे चल रही है। उस चीज को सुधारने के लिए उसे लंबी रेस लगानी पड़ेगी, तेजी से रेस लगानी पड़ेगी। अपना संगठित आईटी सेल बनाना हो तो बनाए, अपने प्रवक्ता घोषित करना हो तो करे, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई का तरीका कुछ भी अपनाए, जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखे। नहीं तो किसी को क्यों पड़ी है। ठीक है कि अखिलेश यादव को लोग कोस रहे हैं जो बसपा का समर्थन करते हैं, या कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस या अखिलेश यादव बसपा के हित की बात क्यों करेंगे भाई। हर राजनीतिक दल तो अपनी अपनी बात रखने के लिए है ना, वो मौका पाएगा तो आपको बदनाम ही करेगा। अपना पक्ष अपने आप रखिए। तो अभी असंगठित तरीके से जज्बातों में आकर के सोशल मीडिया के तमाम वॉरियर्स, उनके बीएसपी के समर्थक कार्यकर्ता लगातार काम करते रहे, उस पर सपोर्ट करके दिखाते रहे, लेकिन वो संगठित फोर्स नहीं है। और संगठित फोर्स की एक अलग ताकत होती है, असंगठित फोर्स की एक अलग। तो ये आपने मतलब नैरेटिव की लड़ाई में काफी पीछे बताया। चीजें जो है सोशल मीडिया पर उस तरीके से देखी भी जाती हैं। मैं एक चीज देखता हूँ कि अखिलेश यादव तुरंत बाद उस रैली के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, और मैं देखता हूं कि अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें तमाम चीजें कहते हैं कि एक वो ट्वीट भी करते हैं कि अंदरूनी साठगांठ है जारी, इसलिए वो उनके हैं आभारी। और उसके बाद से मैं देखता हूं कि समाजवादी पार्टी के खासकर दलित नेता, जिसमें प्रिया सरोज रही हूँ या इंद्रजीत सरोज हूँ या फिर आर.के. चौधरी, जिनको अपने साथ में बिठाए हुए थे। और आर.के. चौधरी का इतिहास देखा जाए तो मान्यवर कांशीराम साहब के साथ उनका काफी लंबा काम रहा है। तो क्या अखिलेश यादव ने, उनको ऐसा लगने लगा कि भाई जो पीडीए की धारणा हम बना कर लेकर आए थे 2024 के चुनाव में, और एक नैरेटिव के चलते जो हमारे साथ वो आया था, संविधान बचाना, आरक्षण बचाना है, अब ऐसे में अगर ये भीड़ यहाँ पर आ गई है तो क्या अखिलेश को उस दिन ये दिखाई दिया कि भीड़ जो यहाँ पर आ रही है ये ईवीएम में भी जाएगी, और उसके बाद जो मैं पीडीए की धारणा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी धूमिल होगी। और उसके बाद अखिलेश यादव ने लगातार लोगों को आगे किया, और खासकर दलित समाज के जो नेता थे, जो खासकर कहीं ना कहीं जिनका पृष्ठभूमि बसपा से रही थी, उनको आगे किया और इस रैली को लेकर तमाम चीजें कहनी शुरू की। तो क्या अखिलेश को एक डर भी है कि उनकी पीडीए की अवधारणा जो है वो उससे कमजोर हो रही है? काश की पीडीए बना होता, काश डेट का ऐसा कोई जाल बना हुआ किसी और को मिल जाता। 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर आप देखेंगे तो एक लाइन से, एक सीक्वेंस से सोशलिस्ट नेताओं की सीरीज बनाई जा सकती है। जैसे कि 12 अक्टूबर को लोहिया जी की पुण्यतिथि थी, 11 अक्टूबर को जेपी जी की जन्मतिथि थी, उसके बाद 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि थी जी। इसी तरह से उनके पास तमाम नायकों को पूजने, कर्पूरी जी का भी अभी शायद कुछ ही दिनों पहले हुआ है, कोई खास तिथि थी, मैं डेट भूल रहा हूँ। आप सोचिए कि इसको एक चेन में बना करके पूरा मेला क्यों नहीं लगा दिया जाता। ठीक है, कोई 12 लाख 15 लाख लोग इकट्ठा कर रहे हैं, आप तो 37 सीटों वाली पार्टी को इकट्ठा करके 50 लाख लोगों का अलग अलग जगह कर दीजिए आयोजन। बताओ कि सोशलिस्ट राजनीति क्या है, कर्पूरी ठाकुर का अति पिछड़ों को उठाने का फार्मूला क्या है, और जयप्रकाश नारायण का युवाओं को आह्वान करने का तरीका क्या है, लोहिया का फेमिनिस्ट अप्रोच, नारीवादी अप्रोच, महिलाओं को आगे बढ़ाने का अप्रोच, युवाओं को लड़ने की जज्बा पैदा करने का उनका अप्रोच, लोहिया का सत्ता से टकराने का अप्रोच, ये सब गांव गली आयोजन करके बनाए बताए जाएंगे, या एक बड़े आयोजन के जरिए मार्क क्रिएट किए जाएंगे। अगर ये सब बन रहा होता, वैचारिक जमीन तैयार की जा रही होती, तो कहा जाता कि पीडीए हो रहा है। जैसे अगर बीएसपी से आकर के अचानक से 2025 में बीएसपी की नेता कह देती कि हमारा बहुजन समाज, तो मैं इसी तरह आलोचना करता कि ये क्या बात है भाई, क्या है बहुजन समाज। लेकिन 1960 के दशक के बाद से 69-70 के आसपास से, जब से मान्यवर कांशीराम लगे, उसके बाद 77 में बहन जी जुड़ी, 84 में ऑफिशियली बहुजन समाज पार्टी बनी, तब से रात दिन बहुजन नायकों के बारे में लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, मंचों पर से सुनाया बताया जा रहा है, गीत गाए जा रहे हैं। जैसे कि मान्यवर कांशीराम ने, मुझे लगता है कि पूरे देश भर में रात दिन मेहनत किया इस बात के लिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लोग पहले जाने फिर माने, और उनकी वजह से क्या क्या मिला है उस बात को समझें।
अब ये काम 30-40 साल तक हुए हैं। टेक्नोलॉजी है, ये काम 3-4 साल में भी अब किया जा सकता है पिछड़े नेताओं के लिए। किसको बुरा लगेगा? मुझे नहीं लगता कि बहन जी पॉलिटिकल बयानबाजी के अलावा अगर लोहिया जी, जयप्रकाश जी और तमाम बहुजन नेताओं का, खासकर उसमें ओबीसी तबके के लोगों की एक राजनीतिक विरासत पे बात होने लगे, ओबीसी लामबंद हो जाए अखिलेश जी की साइड और दलित लामबंद हो जाए बहन जी के साइड, और अल्पसंख्यक तो मौका देखेगा ही कि जब जो मजबूत रहेगा, और बीजेपी भी क्योंकि सवर्ण की ब्राह्मण बनिया की ही बात करती है तो उसके तरफ वो लामबंद रहे। कितना फेयर चुनाव होगा कि जो जिसके हितों की बात कर रहा है उसके साइड है, और होना तो अल्पसंख्यक का भी स्वतंत्र नेतृत्व चाहिए। उसको सुनते ही पता नहीं क्यों लोग विचलित हो हाँ जाते हैं। परेशान हो जाते हैं। उसका भी स्वतंत्र नेतृत्व हो, जो जिसके साथ साठगांठ कर पाए करे, जो जिसके साथ या अकेले कोई बहुमत ला पाए तो वो जीते। मतलब मैं अब तो मतलब पीडीए बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन पीडीए बनाना चाहिए, किसी की बनी बनाई विरासत पे क्लेम नहीं करना चाहिए। पीडीए काश बन जाए। मतलब मैं इसको डिकोड ऐसे कर पा रहा हूँ कि जैसे बीएसपी ने और मान्यवर कांशीराम ने बहुजन को एक अवधारणा ऐसे ही नहीं बनाया कि कुछ लोगों को इकट्ठा किया, एक चुनाव लड़ा और बहुजन बन गया। बहुजन बनाने के पीछे एक लंबा इतिहास रहा, जिसमें उन्होंने तमाम महापुरुषों के इतिहास को वो खोद कर लाए, जो दबा था उसको लाए, उसको प्रेजेंट किया, एक विचारधारा बनाई और एक मिशन की तरह उसको आगे फॉरवर्ड किया। अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाने की कोशिश की, उस पीडीए में वो पीडीए उस विचारधारा, उस जो तमाम चीजें हैं, उस चीज को साथ में लेकर नहीं आए, इतिहास को साथ में लेकर नहीं आए, महापुरुषों को साथ में लेकर नहीं आए, सिर्फ वो एक पॉलिटिकल टर्म रह गया। बिल्कुल, तो उसमें अंतर ये है कि इस पीडीए में क्या है कि पहले से बने विधायक सांसद अलग अलग दलों के, राम अचल राजभर को ले लेते हैं, ये वर्मा जी को ले लेते हैं, ये इधर से ले लेते हैं सरोज को, इंद्रजीत सरोज जी आए हैं, प्रिया सरोज तो हैं ही अभी यंगेस्ट एमपी हैं। हाँ, और सरोज भी हाँ, तो मतलब पुष्पेंद्र सरोज इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, और इंद्रजीत सरोज बहुजन समाज पार्टी से निकले। तो इस तरह से नेताओं को ले करके एक डेकोरेशन किया जा सकता है, लेकिन विचारधारा के विस्तार से आप पूरी एक जमीन तैयार कर सकते हो। उसके लिए लगती है मेहनत, और उसके लिए लगेगी टेक्नोलॉजी। पहले जैसे 40 साल नहीं लगेगा, 4 ही साल लगेगा, लेकिन मेहनत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर डाले ना। पहले कम्युनिकेशन कितना कठिन था, गांव गली जा करके सभाएं लगानी पड़ती थी, बातें करनी पड़ती थी, वो तो अब जरूरत नहीं है। अब जरूरत है अपने लोगों को दिखाओ, बताओ, रात दिन फेस्टिवल की तरह क्यों नहीं चला। चलो मानो आपको, पहली बात तो सब लोग सम्मान कर रहे हैं बहुजन समाज के नायक को, मान्यवर कांशीराम को, उनका सम्मान नहीं भी करते आप, तो आप उनका सम्मान कर लीजिए जिनका जानते हैं, जिनको मानते हैं। जो लोहिया जी को, जयप्रकाश जी को, सबकी बातें गांव गली क्यों नहीं सुनाई गई, जगह जगह क्यों नहीं बताई गई, टेक्नोलॉजी में, मीडिया में, यहाँ तक कि अब विधानसभा और लोकसभा में कई गुना ज्यादा हो अभी बीएसपी से। तो ये सही तरीका है, और इसको कहते हैं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, है ना। ये होती है कि हेल्दी कंपटीशन की कैसे राजनीति की जाती है। अच्छा, आगे आप इस रैली को, इस जो राजनीतिक परिस्थितियां अभी पिछले हमने 7 से 8 दिन में देखी, बीएसपी पर अचानक से हमला, उसके बाद बीएसपी के लोग जो है वो सपा पर हमला करने लगे, और एक तरीके से ऐसा लग रहा था बीजेपी इसमें बैठ के ऊपर से देख रही है कि ये दो लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं। और बीच में कांग्रेस भी आई, कांग्रेस ने उसमें अजय राय का एक बयान मैंने सुना, अजय राय ने इसमें एक बयान ट्वीट करके चलाया, जिसमें एक ये छवि दिखाने की कोशिश की गई कि बहन जी जो है बीएसपी सुप्रीमो, वो मुस्लिम विरोधी हैं। तो कहीं इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये एक छोटा सा नैरेटिव यहीं से, एक छोटा सा गेम प्ले यहीं से बन के रह जाएगा, या फिर आगे ये कोई जाता हुआ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो 10 लाख 15 लाख वहाँ लोग सुन के गए हैं, वो जब अपने घरों में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, चौपालों पे बैठेंगे, तो वो क्या बताएंगे? 10-15 लाख लोग वहां से सुन के गए, और अभी मीडिया की गलत मंशा के ही वजह से और विपक्षी दलों की इस तरह की बयानबाजी की वजह से कम 10-15 करोड़ लोग 10-15 बार सुन चुके हैं। तो ये 100 गुना और 10 बार रिपीटेटिव, यानी 1000 गुना विस्तार दिया है विपक्षी दलों ने और मीडिया ने। तो इसके लिए शायद पैसा ना खर्च करना पड़ा हो बीएसपी का, तो उसकी बचत हो गई। लेकिन इसमें बहुत खुश होने की चीज नहीं है, क्योंकि मोमेंटम से कोई चीज आई हो तो वो कोई स्थायी नहीं होती। जैसे विचारधारा के लिए हम समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कि वो भी स्थायी नहीं है, गहरी नहीं है, उसी तरह से कम्युनिकेशन के चैनल में बीएसपी स्थायी और गहरी नहीं है। तो एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी जो कांग्रेस के तमाम लोग बयान दे रहे हैं, उनकी ठीक है कि उनकी अपने अपने आकलन है। इसमें बीजेपी के उत्साहित होने वाले मुझे मूर्खता लग रही है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे उनके हैंडल्स देख रहा हूं। तो बीजेपी के लोग जो उत्साहित हो रहे हैं, पहले तो एक चीज और जाने। एक तो मैंने पॉलिटिकल एनालिसिस दिया था कि जब जब बीएसपी का वोट बैंक उसके पास आता है, तब तब भाजपा सबसे ज्यादा कमजोर होती है। चाहे 2002 देख लो, फिर चाहे 2004 देख लो,
2007 देख लो, 2009 देख लो। 2009 में नौबत ये हो गई थी कि बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी हो गई थी। तो एक तो उसका नुकसान होता है, एक दूसरी चीज भी कह रहा हूं कि जब जब बसपा बनाम सपा लड़ाई होती है तब भी भाजपा कमजोर होती है। जैसे कि कहने की बात है कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, क्योंकि सीटों की संख्या ऐसी बनी कि भाजपा सरकार नहीं बना पाई। बाकी जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तब भी जितना वोट फीसदी मिला और जितनी सीटें मिली उससे कहीं ज्यादा बीजेपी अकेले लेकर आई थी। लगभग 1 सीट के आसपास कम थी, बीजेपी 177 के आसपास सीट पाई थी अकेले। और यहाँ समाजवादी पार्टी की 110 या 120 सीट थी और बीएसपी की 60-67 के आसपास सीट थी। तो ये दोनों लोग मिल के सरकार बनाए थे। यानी कि तब भी 1993 में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? भाजपा। 95 से सपा और बसपा में होने लगी लड़ाई, तो ये दोनों तो बढ़ने लगे आपस की लड़ाई में। पूरा दुनिया में जो चुनाव है वो टीआरपी गेम है। टीआरपी मतलब जैसे टीवी की टीआरपी होती है, वैसे दुनिया भर में अटेंशन और विजुअल का गेम है। तो जब सपा और बसपा में लड़ाई होने लगी तो यूपी का जो वोटर है वो बाइनरी में सोचने लगा कि अखिलेश बेहतर की मतलब मुलायम सिंह बेहतर या मायावती। तो अब आगे सोचने लगेंगे कि अखिलेश यादव बेहतर या मायावती, है ना, या आगे जब आकाश आनंद या कोई और आएगा तब देखा जाएगा। तो इस राजनीति में भाजपा पता नहीं क्यों इतनी सतही बातों में लगी हुई है कि उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि एक तो वोट फीसदी का नुकसान होगा उसे बड़ा, दूसरा कि अगर ये बाइनरी बन गई कि मायावती जी जो हैं वो अखिलेश यादव की घोर विरोधी हैं, अखिलेश यादव जो हैं मायावती के घोर विरोधी हैं, वो दोनों अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का अभी तक ट्रेंड यही कहता है कि 2 पार्टियां आपस में भिड़ जाएंगी। और क्योंकि कोर बेस अभी भी तीसरे नंबर का है बीजेपी का, उसने तो मोमेंटम और प्रचार के दम पर इतना बड़ा बनाया है ना, सवर्ण समाज की आबादी उतनी नहीं है। तो क्या करेगी बीजेपी? फिर से कोलैप्स कर जाएगी, तीसरे और चौथे नंबर पर चली जाएगी। ये मूर्खता बंद कर देनी चाहिए भाजपा के प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को, कि इस बात में खुशी तलाश रहे हैं। अगर तलाश रहे हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा, मेन चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि जो यूपी की सियासत है इस समय, जो अति पिछड़े दल जो बीजेपी के साथ नजर आते हैं, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, उनका मैं बदला हुआ रवैया देख रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर अकेले बिहार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सरकार से अपनी रुष्ट नाराज रहते हैं। संजय निषाद तो कहते हैं कि अगर भाजपा को इसी तरीके सरकार चलानी तो हमसे गठबंधन तोड़ दे। उधर अनुप्रिया पटेल की हम बात करते हैं तो आशीष पटेल जो है लगातार आरोप लगाते हैं। भाजपा के घटक दलों का भाजपा से नाराज होना और इनमें से कुछ लोगों का हम देख रहे हैं कि बहन जी या बीएसपी को फेवर करना, ये मात्र एक मीडिया अटेंशन पाने वाली चीज है, क्योंकि जो ऑडियंस है बीएसपी का, जो वोटर्स का ऑडियंस बेस बहुत बड़ा है, या फिर ये कुछ बदलाव की ओर भी इशारा करता है कि जो अति पिछड़े दल थे, जो कभी रिप्रेजेंटेशन के नाम पर, आरक्षण के नाम पर 17 में भाजपा के साथ गए थे, अब वो उक गए हैं। देखो, सबसे ज्यादा जो खासकर उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां और उनके नेता तारीफ कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की या बहन जी की, उसकी वजह कुछ और है। उसकी वजह सिर्फ टीआरपी गेम नहीं है, व्यूज नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूबर नहीं है, राजनेता हैं। उनके पूरा मामला ये है कि एक तो उनकी कंडीशनिंग और नर्सरी हुई है मान्यवर कांशीराम की उसी पाठशाला से, जिसमें बराबर का योगदान बहन जी का भी है। ये कहना डिमीन करना होगा कि उनकी पाठशाला के सब शिष्य हैं, क्योंकि जो पाठशाला एक बीएसपी पार्टी के रूप में हुई तो दोनों लोग साथ चलाना शुरू किए। तो वो क्या है कि वो मान्यवर कांशीराम और बहन जी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग का एक हिस्सा रहे हैं। अपने अपने राजनीतिक हितों, बनी हुई परिस्थितियों, कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से सब अलग अलग हुए, अलग अलग पार्टियां बनाए, चाहे वो सोनेलाल जी हों, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, कहीं अन्य दल में शामिल होना, ये सारी चीजें। अब क्या है कि जब उनसे उस ओपिनियन पे पूछा जाएगा, एक ही नेता का देखिएगा, जब उनसे पूछोगे उनकी राजनीति के बारे में तो बात करते करते ऐसे लगेगा जैसे मुरीद हो गए, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, यहाँ तक कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि सोनेलाल पटेल की पार्टी में जब आप बात करेंगे कृष्णा पटेल या पल्लवी पटेल से, अनुप्रिया पटेल क्योंकि पूरी तरह से इन्वॉल्व है बीजेपी के साथ, तो बचती हैं इस तरह के बयान देने से बस। तो बात यह है कि सबकी एक राजनीतिक नर्सरी जो हुई है ना, वो खुल के आ जाता है। लेकिन जब उस पर पॉलिटिकल कमेंट मांगोगे कि किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, किसको नुकसान, तो तुरंत वो कमेंट कर देंगे बीजेपी की बी टीम या ये टीम या बीजेपी के साइड हैं, तो बोलेंगे राजनीतिक रूप से अब वो डूब रही हैं, ये हो रहा है। तो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी में वो आलोचना करते हैं, उस चीज से वो इनकार नहीं कर सकते, चाहे वो निषाद समाज के लोग हों, चाहे वो चाहे पटेल समाज के लोग हों, चाहे अति पिछड़ों में और जातियां हैं राजभर समाज के लोग हों, या फिर मौर्य
समाज के लोग आप देखोगे, उन सबकी एक राजनीतिक चेतना का सबसे बड़ा कैटलिस्ट जो रही है वो बीएसपी रही है। उसकी वजह से उनकी राजनीतिक चेतना इतनी बढ़ी और वो है। तो उनके समाज के नेता भी कभी उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को खंडन नहीं करते, सिर्फ राजनीतिक रणनीतियों के खंडन करते हैं। तो उनकी तारीफ को इस तरह देखा जाना चाहिए, और वो हमेशा चाहते भी हैं कि बीएसपी के साथ आएँ, लेकिन बहन जी का जो तेवर और जो तरीका होता है वो उनको पास आने से रोकता है। लेकिन परिस्थितियां देखकर बिल्कुल गठबंधन करने चाहिए, और ये कहना ठीक है। मतलब मैं ये गठबंधन वाले सवाल पे आ रहा था कि हम लोग काफी लंबे समय से देख रहे हैं कि चुनाव जो है वो बाइपोलर होने लगे हैं। आप किसी भी प्रदेश का चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव देखिए, तो दो गठबंधनों के बीच में वो चुनाव लड़ा जाता है। जैसे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में अधिकतर हम चुनाव देखते हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। जो मेन लड़ाई थी वो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच दिखाई दी। बसपा आखिरी तक लोग चर्चा करते रहे कि इंडिया गठबंधन में जाएगी, लेकिन नहीं गई। और जब वो गठबंधन में नहीं गई तो ऐसा हुआ कि वो चुनाव के नैरेटिव से ही पूरी तरीके से बाहर हो गई, और जो उसका अपना कोर वोट बैंक उसके साथ हुआ करता था, लगभग पहले तो 22% था यूपी में दलित वोटर, उसके बाद 17% पर आया, फिर 12% पर, अब 9% ही रह गया। और इसके बाद अभी अनाउंस किया उन्होंने, रैली की, उसमें अनाउंस किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो क्या मैं इस चीज को आगे ऐसे देखूं कि क्या कोई बड़ी गलती करने जा रहे हैं अकेले, क्योंकि बाइनरी का चुनाव अब हो रहा है, या कोई बड़ी गलती करने जा रही है, या फिर ये कोई रणनीति है, कुछ उनके भीतर कुछ चल रहा है? पहली बात तो राजनीति में कोई क्या घोषणा कर रहा है वो आखिर दिन तक नहीं मायने रखता। ये कहना कि अकेले चुनाव लड़ेंगे वो अभी अपने कार्यकर्ताओं को जोश देने के लिए है। दूसरी बात ये है कि क्या अभी पॉसिबल है, जब बाइपोलर चुनाव हो रहे हैं तो उसमें संभव है, तो उसके लिए एक इतना बड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा और एक बहुत बड़ी सच्चाई को झुठलाना होगा कि सपा या भाजपा दोनों में से कोई एक गेम से बाहर हो। तभी तो बाइपोलर में दो ही साइड वोट पड़ते हैं, तीसरे को साइड में रख दिया जाता है। सबसे मजबूत जनाधार वाली सीपीएम का हाल देखिए पश्चिम बंगाल में, तो फिर अंतर पड़ेगा। यहाँ तो एक कोर डेडिकेटेड कार्यकर्ता 1.25 करोड़ के आसपास थे जो खड़े होकर के आखिर में लगभग 10% वोट दे गए। नहीं तो कोई वोट नहीं देता जब दो साइड लड़ाई हो रही, जब एनडीए और इंडिया में। तो इसमें दो ही तरीके बचते हैं। एक, या तो अपना प्रचार तंत्र इतना मजबूत कर लो, क्योंकि आपके पास विचारधारा है, आपके पास गुड गवर्नेंस है, आपने काम ऐसे ऐसे किए हैं कि जिसको बताते जाओगे तो लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि क्या इतना विकास दर हो सकता था कभी, क्या इतनी अच्छी कानून व्यवस्था हो सकती थी कभी, क्या इतनी राजनीतिक सामाजिक चेतना हो सकती थी, क्या इतना महिला सशक्तिकरण हो सकता था क्या। तो बहन जी के कार्यकाल को अगर कोई देखेगा तो वो हैरान हो जाएगा। जो बसपा का समर्थक नहीं होगा वो भी होगा, या जो पत्रकार है, विश्लेषक है, उसको भी लगता है कि हाँ भाई, चाहे एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लो, चाहे फिर नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसको उठाकर देख लो कि 2007 से 12 का कार्यकाल कैसा था। तो आप क्या करो, या तो इतना प्रचार कर दो उसका कि लोगों को लगने लगे कि इसके अलावा कुछ नहीं, या फिर इतना नहीं हो सकता है, तब फिर किसी न किसी तरह से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले से जुड़े हुए लोगों के नेताओं को जोड़ना होगा, पहले से बने हुए समीकरणों पे के हिसाब से स्ट्रेटेजिकली वार करना होगा। तो ये सब राजनीतिक चीजें हैं, वो उस दल के नेता सोचेंगे और सही समय पर सोचेंगे। हमारा पत्रकार के तौर पर विश्लेषण करने का एक जो बनता है, इस बीमारी में, परेशानी में जब मेरे महीनों हॉस्पिटल में बीत रहे हैं तो तुम उठा लाए इस बात पे चर्चा करने के लिए। तो एक वजह यही थी कि भाई एक वो होता है कि कहीं राजनीतिक घटना होती है तो दक्षिणपंथी लोग पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन लिबरल कहे जाने वाला मीडिया डिफेंस में आ जाता है। दूसरे साइड क्या होता है कि लिबरल मीडिया वाह वाह करता है तो दक्षिणपंथी मीडिया अटैक करने लगता है। लेकिन जहां जाति का सवाल आता है, जहां वंचित तबके की बात आती है, जहां अछूत कह दी गई है कि जाति के महिला नेतृत्व की बात आती है, वहां पर लोगों के टोन बदल जाते हैं। क्या राइट विंग, क्या लेफ्ट विंग, यहाँ तक कि मतलब मैं दक्षिणपंथी और लिबरल की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम बहुजन जातियां, ओबीसी जातियां, अन्य जातियों के लोग, या दलितों में भी तमाम अन्य जातियों के लोग ऐसी भाषा बोलने लगते हैं, ऐसे आरोप लगाने लगते हैं, ऐसे लगता है कि वहां कोई एक जाति संगठन चल रहा है। जो गवर्नेंस की मैं रिपोर्ट देख चुका हूं, ऐसा है नहीं। जो उधर लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट देखने के बाद आप देख लो, खुद एनालिसिस करना कि उस लॉ एंड ऑर्डर के बेहतर होने पर सबको कैसे फायदा मिला। तो वो तो कहने के राजनीतिक आक्षेप की बात है। तो इसलिए समस्या ये है कि आपको नैरेटिव तोड़ना पड़ेगा अगर अकेले लड़ना है। नैरेटिव मतलब प्रचार में छा जाना होगा, जैसे नरेंद्र मोदी 2014 तक ये दिखा दिए कि हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, अकेले बहुमत लेकर आए। वो बहुत दूर, बहुत कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। या तो वो कर जाओ, या फिर तमाम समीकरण बनाओ और अपनी रिलेवेंस लेकर आओ, ताकि लोग आपसे जुड़े और राजनीति में हम लोग देख रहे हैं कि इस समय आजम खां खूब चर्चाओं में है, मतलब, और आजम खां
जुड़े हैं मुस्लिम वोटर से। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटर एक तरफा वोट करता है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में जो मुस्लिम वोटर है वो बदनाम भी इस चीज के लिए है कि वो सपा को एक तरफा वोट करता है, लेकिन सपा फिर भी भाजपा को नहीं हरा पाती। अगर हम 24 के चुनाव के आंकड़ों को देखें तो इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता है कि अखिलेश यादव की जो सोशल इंजीनियरिंग थी, जो टिकट बांटने का तरीका था, जो नैरेटिव था, वो कामयाब हुआ। अब जो समीकरण हम यहाँ से देखेंगे, जो इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यूपी में, ये जो मुस्लिम वोटर है, बताया जाता है कि नैरेटिव पे वोट करता है कि जो भाजपा को हराता है उसकी तरफ मुस्लिम वोटर जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से हम आजम खां का रिलेवेंस देखते हैं, तमाम जो मुसलमानों पर एट्रोसिटीज हो रही हैं, अब उसमें एक आरोप ये भी लगाया, जैसे अजय राय की बात मैंने की कि बहन जी जो है मुसलमानों के लिए नहीं बोलती हैं, और अखिलेश यादव, हालांकि उनके ट्वीट्स में उस तरीके से वो चीजें देखी नहीं जाती, वो नमाज को भी प्रार्थना लिख देते हैं, है ना। तो ये जो मुस्लिम वोटर की अवधारणा जो बनी है उसके मन में कि बीएसपी बी टीम और अखिलेश यादव जो है वो भाजपा को हरा रहे हैं, इसको लेकर कैसे किया जाएगा? और पूरे उत्तर भारत के चुनावी वोटिंग पैटर्न का स्टडी करके बता रहा हूं कि इस देश में गैर मुस्लिम में कोई ऐसी जाति या समाज नहीं है जो मुस्लिम के नाम पर पोलराइज करने पर या मुस्लिम पर खुलकर बोलने पर वोट दे। भाजपा ने ऐसा माहौल बना रखा है, मीडिया ने ऐसा माहौल बना रखा है, इसलिए अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या कोई भी, राहुल गांधी समेत तमाम नेता बचते हैं मुस्लिम के मुद्दे को मुस्लिम पे बोलने से। लेकिन एससी समाज के लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुस्लिमों के हक की खूब बात करें या फिर मुस्लिमों के मुद्दों पर ना जाकर के अपने मुद्दों पर राजनीति करें। उनको पूर्वाग्रह भी नहीं है, नफरत भी नहीं है अधिकतर दलितों को, वहाँ चुनाव कम्युनल नहीं हो पाता है, वहां कम्युनल नहीं हो पाता। तो अगर बीएसपी खुल के भी बोलेगी, खुल के मतलब हर जगह नाम ले करके कि मुसलमानों पर कैसे अत्याचार कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का शासन प्रशासन कैसे उन पर हमला कर रहा है, तब भी उसके वोटर, उसके सपोर्टर ऐसे हैं कि उनको कोई कॉमनली पोलराइज नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड है वो है बौद्धिज्म का, वो है हिंदुत्व के सख्त रवैये के एकदम खिलाफ। यानी अगर कोई हिंदू है भी मजबूरन कागज पे, एससी समाज में अधिकतर लोग प्रैक्टिसिंग बौद्ध हैं, लेकिन अभी वो कागज पर नहीं आए हैं क्योंकि जनगणना से लेके तमाम बायस होते हैं और उनके डिक्लेरेशन में भी एक डाउट है, बहन जी कभी इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो बौद्धिस्ट होंगे। तो खैर, कागजी बौद्ध के अलावा जो मान्यता के बौद्ध हैं, बौद्धिज्म एक चीज तो दे देता है, मध्य मार्ग दे देता है। किसी भी चीज को लेकर के ना आप रेडिकल होते हैं और ना तो किसी चीज को लेकर के एकदम से उसके पीछे भी पड़ गए होते हैं कि मतलब नहीं इसको अति सुधारवादी यानी क्रांतिकारी होने से और राइट विंग रेडिकल होने से, दोनों से बचाता है। तो उधर क्या है कि उनका ऐसा कोई नहीं है कि आप मुसलमानों की बात करने लगोगे तब नुकसान होगा या नहीं करोगे। तो वो तो बीएसपी को अपना स्ट्रेटेजिकली तय करना पड़ेगा, बहन जी को तय करना पड़ेगा कि कैसे बोलते हैं। तमाम मुद्दों पर वो बोलती रहती हैं। उससे हटके भी अगर हम देखें तो मैंने 2 दिन पहले एक पोस्ट वायरल थी सोशल मीडिया पर जिसमें बताया जा रहा था कि मुकेश साहनी डिप्टी सीएम मांग रहे हैं बिहार में। तो बोला जाता है कि 4% वाला डिप्टी सीएम बनेगा, 7 या 8% वाला, 12% वाला सीएम बनेगा। तो ऐसे में जो मुस्लिम लीडरशिप एक बड़ा सवाल आपका ही था, पिछले सवाल में स्किप हो गया मैं इस पे बात करते करते, कि उस पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आजम खान का अभी क्या हालात है। जी बिल्कुल। एक चीज देखो, मुस्लिम अगर बिना बार्गेन के वोट करेगा, सबको पता है एक तरफा पोलराइज होकर के इंडिया अलायंस की तरफ मुसलमान भी वोट कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एकमात्र सीट नगीना पर नहीं किया था, वो भी क्योंकि घर घर जा करके बहुत बेहतरीन कैंपेन कर लिया था चंद्रशेखर ने और तमाम संगठनों से बात करके आखिर में वोट करा लिया। तो उनके वोट में बहुत बड़ा योगदान मुसलमानों का है, लगभग 80-90% वो मुस्लिम बहुल सीट भी है, वो मुस्लिम बहुल सीट है, तो वहां से हो गया। बाकी तो पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम ने एक तरफा इंडिया अलायंस को दिया, उसी तरफ पूर्णिया सीट छोड़ दो तो पूरे मुस्लिम ने पोलराइज होकर के एक तरफा किसको दिया, इंडिया अलायंस को बिहार में दिया। अब क्या है कि राजनीति में इस समीकरण को समझाया जाता है, बताया जाता है कि अगर आपने पूरी अपनी बार्गेन पावर छोड़ दी तो फिर आपको लोग बहुत हल्के में लेने लगेंगे। ये मनोविज्ञान का विषय है। तो हुआ क्या, मुस्लिम नो डाउट की स्ट्रेटेजिकली सही कर रहा है, सही ये कर रहा है जिस ऊपरी बाइनरी के हिसाब से कि यार भाजपा को हराना है तो भाजपा के खिलाफ जो मजबूती से दल इकट्ठा है उनको वोट दे देते हैं। लेकिन यहाँ एक चूक हो जा रही है कि ओवरऑल पोलराइजेशन में वो समझ नहीं पा रहा है कि उस सीट पे भी सारे लोगों को उन्हीं को वोट दे रहा है जहाँ 1% यादव है और 23% जाटव है।
वो वहां पे भी, क्योंकि अब वो नेशनल और स्टेट लेवल पे पोलराइज हो रहा है। तो अब क्या हो, सीट का पोलराइजेशन कहीं ज्यादा स्मार्ट वोटर बनाता था। आजम खान से लेकर के इस देश के सारे बड़े मुस्लिम नेताओं ने यही तो बोला है कि मुस्लिम माइनस करके किसी की सरकार नहीं बन सकती, और होती थी 2014 तक, भले अटल की भी तब बनी थी पहले, तब तक मुस्लिम माइनस करके नहीं बनता था। तो मुस्लिम माइनस करके तभी सरकार बन सकती है जब वो सीट के हिसाब से वोट ना करे, क्योंकि वो नेशनल या सेंट्रल लेवल पे पोलराइज हो जाते हैं। अब क्या होता है, समीकरण कुछ और कह रहा होता है लेकिन वोट एक तरफा उधर चले जाते हैं, तो इससे नुकसान हो जाता है। हाँ, जिस पार्टी को एक तरफा वोट कर रहे होते हैं उसके वोट फीसदी में और कुछ सीटों में बढ़ोतरी मतलब हो जाती है। बेसिकली ये है कि मुस्लिम स्मार्टली वोट नहीं करता है। स्मार्टली नहीं कर रहा है, उसकी वजह यह है कि उसको राजनीतिक इनसिक्योरिटी पैदा की गई है, उसके ऊपर हमला बताया गया है, तो उसमें वो इसके पीछे पोलराइज हो रहा है। इसके पीछे ये कारण भी है कि लगातार जो मुस्लिम लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी जाती, मुस्लिम लीडरशिप आगे बढ़ाई नहीं जाती। ये आरोप ओवैसी लगाते हैं और ये आरोप आजम खान भी लगाते हैं कि जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको दबा कर रख दिया था और इसलिए पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं पैदा अब हो पाती। 3 बार पूछ चुके हो तो फिर मैं आजम प्रकरण के वाकया मुस्लिम टेंडेंसी को या उनके अंदर की जो प्रवृत्ति है उसको जितना आप समझ पाया हो उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। कि देखो, एक तो यहाँ पर जो समीकरण बने हैं, जो माहौल बने हैं खासकर 90s के बाद से, कि मुस्लिम को जिस तरह का नेतृत्व चाहिए कि कोई कार सेवकों को गोली चलवा दिया है इसलिए उसके साथ खड़े हो जाओ, या फिर किसी ने अरेस्ट करके आडवाणी को कलकत्ता पहुंचा दिया है इसलिए उसको मतलब कहीं नॉर्थ ईस्ट साइड या बंगाल साइड भेजा था ना आडवाणी जी को गिरफ्तार करके लालू जी ने, तो ये सब हुआ। तो इसकी इस हीरोइक इमेज गढ़ लो और उनके लिए वोट करो, ये एक हद तक ठीक है कि जो आपके हक अधिकार के लिए खड़ा हुआ क्यों नहीं खड़े होगे। लेकिन इसमें समझ ये है कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल, कि मेरा हिस्सा क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं कितना हिस्सा पा रहा हूँ, मेरी 15% 20% आबादी है तो मेरे हिस्से क्या आ रहा है, मेरे हिस्से मुख्यमंत्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उप मुख्यमंत्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो छोड़ो कोई ढंग का मंत्री आ रहा है कि नहीं। तो अब क्या हो रहा है, पहले के दौर में आप देखोगे लालू जी और मुलायम सिंह की तमाम अच्छाइयों बुराइयों के बावजूद उन्होंने कम से कम ये बेईमानी नहीं की कि मुसलमानों को उनके वाजिब लेकिन दूसरे दर्जे का हक देने से मना किया हो। उस दौर की राजनीति ऐसे थी 90s की 80s की और इवन 2010 तक 12 तक कि सबको देना पड़ता था। उसके बाद माहौल ऐसे बना मीडिया के जरिए और भाजपा के जरिए कि मुस्लिम के साथ जो खड़ा दिखेगा उसे कम्युनल माना जाएगा। फिर सब लोग एकदम साइडलाइन रखना शुरू कर दिए, बड़े से बड़े गठबंधन बनते हैं उसमें मुस्लिम नेता कहीं नहीं दिखाया जाता, यहाँ तक कि इतना बड़ा इंडिया अलायंस बनता है सिर्फ कश्मीर में दिखते हैं, और कश्मीर में तो मेजोरिटी है मुस्लिम, तो वहां दिखना आपकी मजबूरी है, आपकी उदारता थोड़ी ना है। तो आप पूरे देश भर में मंचों पर कोई लीडर रोल नहीं रहता। दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी में अब आजम खान की भूमिका पर देख लेते हैं। सबको पता है कि आजम खान की भूमिका नेताजी के बाद सबसे बड़ी रही है। वो मास, वो क्राउड लाने में, वो लोगों को इमोशनल अपील करने में और एक तरफा वोट करवाने में, 2/3 वोट 70% वोट मुस्लिमों के ऐसे पड़ते थे, तो उनकी एक बड़ी भूमिका होती थी। अब क्या हुआ कि वो इतने साल जेल में रहे, इतनी परिस्थितियां बदली, सारी चीजें, उनकी नाराजगी अपनी अलग चीज है। अब देखना माहौल क्या बनता है। अगर वो निकल कर जब आए हैं तो पता नहीं कहां से तमाम मीडिया वाले ये खबर चलाने लगे कि बीएसपी में जाएंगे। इस बात पे पहले बीएसपी को ट्रोल किया गया, इधर ना बीएसपी बोल रही है ना आजम खान बोल रहे हैं। बोल कौन रहा है? मीडिया वाले बोल रहे हैं। लेकिन ट्रोल किसको किया गया? बीएसपी को, और आजम खान को मेरा है खींचतानी हुई। अब क्या होता है, जहां हक जताया जाए बिना उससे पूछ के, तो वो मोहब्बत तो है, रांझना स्टाइल है, अभी देखना कैसे समस्या आएगी, उसमें समस्या आती है, टॉक्सिक कैसे बन जाता है। तो अब क्या कर रहे हैं कि आजम खान जब निकल रहे हैं जेल से, वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिससे राजनीति का समझदार जान जाएगा कि चाहे जहां रहें, चाहे वो नया दल बनाएं, चाहे किसी दल में जाएं, चाहे समाजवादी पार्टी में रहें, लेकिन अंदर इतने घाव हो चुके हैं कि वो छलनी हो चुके हैं। वो एक एक मीडिया को बाइट देते हुए कहते हैं, मुझे मुर्गी चोर, बकरी चोर, सजा याफ्ता से बात करने आए आपका बहुत बहुत आभार, मुझसे कोई मिलने आया इतने पतित इंसान से आपका बहुत बड़ा आभार। ये तंज है जो आजम खान की स्टाइल को समझते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से वो एक इतना दुखी और परेशान है कि वो बोलना चाह रहे हैं। अब उसमें पहली बात ये बाइनरी बनाना कि वो बसपा में जा रहे हैं, ये मीडिया की करतूत थी, वो भी ज्यादती थी। फिर दूसरी बात कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, तो क्या कह देंगे वो कि मत मिलो।
वो बल्कि शर्त भी लगा दिए कि नदवी को लेकर मत आना। हाँ। नहीं लेकर गए। वो खुद बोल भी रहे हैं, अखिलेश यादव बहुत अच्छे सिचुएशन मैनेज करते हैं, वो बोल भी रहे थे कि हम किसी को लेके नहीं आए। उसमें भी आजम खान टपक दिए, कह रहे हैं हम भी, हमारा बेटा भी नहीं आया। हमारा बेटा भी तो नहीं इससे आया। क्या होता है, वो एक स्पष्टीकरण भी था कि हम भी अकेले आए। ये भी दूसरा ये भी था कि ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं, हमारी साइड से भी कोई वैसी गर्मजोशी नहीं दिख रही, बस हम दो लोगों को मिलने का है। तो वो एक लाइन बार बार कह रहे हैं कि गद्दारी हमारे खून में नहीं है। हाँ। तो उनके ऊपर जो बर्डन काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है कि कहीं मुझे कोई गद्दार ना कहे। और कोई क्या, इतनी मतलबी कोई और कम्युनिटी है भी नहीं, मतलबी कहो या परेशान कहो, मुस्लिम ही एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है कि जिस नेता को पूजती रहेगी। अगर वो ऐसी जगह चला गया जिसको उन्हें लग रहा है कि भाजपा को हराने के अलावा कोई मतलब और समीकरण बन सकते हैं, सोशल जस्टिस हो सकता है, उससे भाजपा हारे या ना हारे, मतलब पहली स्पीच भाजपा को हराने का ना हो करके भाजपा को साइडलाइन भी करने को, उस नेता को हमला बोलने लगते हैं। गुलाम नबी आजाद से लेके तमाम बाद में गुलाम नबी आजाद गए भाजपा साइड, उनका पूरा एक अपना पार्टी बनाया, उस तरह का बोल बदली, वो सब हुआ। तो अंदाजा गलत भी नहीं होता, कई बार के जले हैं इसलिए फूक फूक करके छाछ पी रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। लेकिन इसमें समस्या कहाँ आ जाती है पता है? समस्या ये आ जाती है कि आजम खान जैसा शख्स जो लगभग 40-50 साल तक आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जब वो अपने मन की बात कहना चाहता है तो उसके वो कहने के लिए एक जगह नहीं होती कि वो बोल सके कि वो अंदर से क्या फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको लगेगा कि आपके बनाए हुए मसीहा या नेता के खिलाफ वो कोई बात बोल रहा है, आप उस इंसान के संघर्षों को, उसके दर्द को तुरंत भूल करके उसको ट्रोल करना शुरू कर दोगे। आ गए बी टीम बनकर, अंदर से सेटिंग करके आ गए, तुम्हें सिक्योरिटी मिल गई भाजपा की सेटिंग से। अब किसी को सिक्योरिटी मिल जाना कैसे इतना बड़ा मसला हो सकता है कि लोग टोंट मार रहे हैं कि हमको तो पता ही था कि ये किसके, मतलब आजम खान वो चीजें नहीं सुन सकते जो लोग उनके बारे में कहेंगे। हाँ, तो आजम खान की सारी मजबूरी ये है कि राजनीतिक रूप से पंगु समाज का नेतृत्व करते हैं, राजनीतिक रूप से पंगु समाज का नेतृत्व करते हैं, जिसके पास इंडिपेंडेंट लीडरशिप का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है। किन्होंने खत्म किया है? बीजेपी के कैंपेन ने खत्म किया है, मीडिया ने खत्म किया है, मौके का फायदा उठाकर तमाम लिबरल नेताओं ने भी किया है। तो अब क्या है कि किसी आम मुसलमान से बात करते रहो, बतलाते रहो, तो कहते यार ये अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी बना के नेतृत्व दिखा सकता है। सबसे पहले गैर मुस्लिम नहीं भड़केगा, मुस्लिम भड़क जाएगा। कैसे बना लेगा पार्टी? बी टीम है क्या? वोट काट लेगा क्या? यार इतनी असमर्थता, 1-1% वोट जिनके हैं, 2-2% वोट जिनके हैं, वो पार्टियां न सिर्फ बना के वो डिप्टी सीएम और सीएम मांग रहे हैं जी। लेकिन जिसके 20% वोट है, वो ये मान के अगर चल रहा है कि किसी को एक तरफा देने के लिए ही है, तो फिर मतलब उसके बाकी फायदे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, लेकिन उस समाज का फायदा नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई बार्गेन पावर नहीं बचती है, उसके पास कोई स्ट्रेटजिक प्लान नहीं बनता। 20 साल बाद मुसलमान को कहाँ देखते हो? 50 साल बाद मुसलमान को कहाँ देखते हो? नहीं समझ पाएगा ना कोई कि कहाँ है। तो इसलिए उसके अपने नेतृत्व और रिप्रेजेंटेशन पे बात करना चाहिए। पूरी तरीके से हाशिए पे कहा जा सकता है, हाशिए पर है। और वही कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र ने, तो इसमें क्या करते हैं कि ओवैसी जबरदस्त कैंपेन करते हैं, लेकिन क्योंकि ओवैसी ने कभी संगठन निर्माण नहीं किया उस तरह से, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ओवैसी ने दस्तक दे दी है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में दे दी है, दिल्ली में दे दी है, लेकिन अभी भी दस्तक तक ही अटके हैं। समस्या ये है अगर जिसको विस्तार करना होता है, और आजादी के पहले की पार्टी आज की तो है नहीं कि नए नए प्लेयर हैं, और तब भी उतने ही बड़े प्लेयर थे, अब भी शायद 2-4% घट गए हो उनका स्पेस। ठीक है, पिछली बार गठबंधन था, बना मोमेंटम था, 5 सीटें निकल गई। अब की नहीं पता बिहार में क्या होगा, बढ़ जाएंगी घट जाएंगी, वो तो वहां के वोटर पे होगा। लेकिन स्वतंत्र नेतृत्व की बात करते हैं तो वो संगठन का निर्माण नहीं कर पाते। जिनमें संगठन की क्षमता है वो स्वतंत्र नेतृत्व की बात नहीं करते, जैसे आजम खान। तो कौन किसके पास जाएगा ये एक अलग चीज है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कहा कि हम तो मिलना चाहेंगे तो हम बहन जी से मिलेंगे, वो बड़ी नेता हैं, वो नायक हैं। मतलब आजम खान को शब्दों का जादूगर एक तरीके से कहा जाता है। शब्दों का जादूगर है, लेकिन और वो इस तरह के शब्दों के जादूगर हैं कि राजनीति में, भारत की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि इतनी इमोशनल स्पीच किसी को बांधे रख सकती है। आप आधे घंटे उनकी इंटरव्यू देखोगे तो रो दोगे, लेकिन उसमें बेबसी जाहिर करके एक ट्रेजिडी वाली फिल्म बना के जब चले जाते हैं तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं वो समाज या उनके फॉलोअर कि मुझे करना क्या है। ठीक है, जुल्म हो रहे हैं, मैं पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, इलाज क्या है? तो इलाज पे उनकी जिम्मेदारी नहीं है वैसे बताना, लेकिन वो सोचता है ना अपनी लीडरशिप में। तो लीडरशिप का अगर आए, मैं तो कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में रहें तो एग्रेसिवली बढ़ के लीडरशिप मांगे, बीएसपी में जाएं तो अपना एक स्टेक मांगे कि मैं ये बातें कहूंगा, ये न्याय संगत, संविधान संगत बातें होंगी, मैं एग्रेसिवली कैंपेन करूंगा, करवाऊंगा। अगर वो एग्री हो जाती है, कांग्रेस में जाते हैं तो उससे शर्तें तय कर लेते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं तो करें, लेकिन कम से कम आए और खुलकर आए जिस भी रूप में आना है। तो ये हमारे साथ
सीनियर जर्नलिस्ट हमारा आज मौजूद थे। हमने कई चीज़ों पर बात की, जो बड़ा इवेंट हुआ इसको लेकर ही बात की कि आगे इससे यूपी की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव होंगे, नहीं होंगे, बसपा अभी कहाँ कमज़ोर है, उसको किस चीज़ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, नैरेटिव के वॉर में कैसे हार रही है, और अखिलेश यादव का जो पीडीए है, जो उस तरीके से हमले किए गए। क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का काम उसके विरोधी दल पर हमला करना, अगर वो नहीं करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। और अखिलेश यादव जिस तरीके 2024 में पीडीए बनाकर लाए, तो वो आगे देख रहे थे कि इसके जरिए वो 27 की सियासत करेंगे, और उनका पीडीए बना ही था इस वजह से कि बसपा कमजोर हुई थी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है एक दूसरे पर हमला करना, लेकिन देखना यह है कि आगे बीएसपी इस मोमेंटम को कैसे बरकरार रखती है, और सपा वो भी इस पूरे मामले में, इस पूरे मोर्चे में खुलकर सामने आ गई है, कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है, वो अपने उस वोटर को कैसे बचाती है। और ऊपर से बैठकर देख रही, खिल्ली उड़ा रही भाजपा को लेकर समर भाई ने जो है वो पूरी तरीके से बताया है कि जो सोच रही है कि हमें कोई नुकसान नहीं है, तो उनको भी इससे नुकसान हो सकता है। देखते हैं कि ये सारे दल आगे यूपी की सियासत में क्या करते हैं, और आगे क्या इस तरीके की रैलीज बीएसपी और करती है, क्योंकि हम लोग अगर नहीं करेगी तो मोमेंटम खो जाएगा। और मौके इतने हैं कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आ रहा है 6 दिसंबर को, मौके इतने हैं कि 15 मार्च को मान्यवर की जयंती आ रही है, मौके इतने हैं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्मतिथि आ रही है, मौके फिर से वही रिपीट फिर से आ रहे हैं। ये तो वो मौके हुए जो बाबा साहब और कांशी राम के नाम पे हो सकते हैं। बाकी गौतम बुद्ध से लेकर के छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर के सब चीज सब मौके पर किया जा सकता है। जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम मान्यवर साहब की बात करें तो उनकी सियासत का जो तरीका था वो भी यही हुआ करता था। वो किसी भी महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि नहीं छोड़ते थे, उस पर कहीं या तो रैली निकालेंगे, पेरियार मेला उन्होंने लगा दिया था उत्तर प्रदेश में। कम से कम उत्तर भारत में भी उस तरह प्रभाव नहीं था। उत्तर प्रदेश में पेरियार को मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा प्रचारित करने वाले, इंट्रोड्यूस कराने वाले लल्लई सिंह, और उसके बाद फिर मान्यवर कांशीराम रहे। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें रही जिस पर बातचीत हुई। अब देखना है ये है कि आगे ये जो विचारधारा से सियासत तक की लड़ाई है ये कैसे आगे बढ़ती है। आपको बातचीत कैसी लगी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, गौरव का चश्मा और साफ दिखे।